एसीपी को प्रपोज करो, ये तुम्हारा डियर है। रुचि चौहान की सहेलियों ने सामने सड़क पर खड़े एसीपी विवेक मिश्रा की तरफ इशारा करके कहा, जो अपने 3 पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा था। रुचि धीमे धीमे कदमों से उसके पास गई और बोली, सुबह कहा था आपसे जल्दी आना, लेकिन आप तो यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं। पत्नी की कोई चिंता नहीं है। रुचि नाराज होने का नाटक करते हुए बोली। सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए थे। एसीपी का चेहरा अचानक लाल पड़ गया था। शाम को घर आइएगा, फिर बात होगी। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई। उधर एसीपी विवेक मिश्रा की आंखें आश्चर्य से बड़ी रह गई। तुम्हें प्रपोज करने को कहा था, डियर पूरा नहीं हुआ। उसकी सहेलियां मुंह बनाकर बोली। पुलिस वाले को प्रपोज करती तो वो मुझे गोली ही मार देता। रुचि ने मुंह बनाकर कहा तो उसकी सहेलियां हंसने लगी। रात को वो अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, जान, अभी तक अपने एसीपी से नाराज हो? ये आवाज सुनकर रुचि का दिल जोर जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह व्यक्ति उसके बहुत करीब था। वह तुरंत उससे दूर हट गई। ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो बिस्तर से दूर हो गई थी। उसकी साड़ी का पल्लू भी बिस्तर पर ही पड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास जाकर अपना पल्लू उठा लेती। उसने जल्दी से कमरे की बत्तियां जला दी। विवेक मिश्रा बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। रुचि उसे गुस्से से घूर रही थी। विवेक ने साड़ी का पल्लू उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने जल्दी से उसे अपने चारों ओर अच्छी तरह से संभाल लिया। वह उसे नाराज नजरों से देख रही थी। मैंने पूछा, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे तुम मुझसे नाराज थी ना, मैं तो तुम्हें मनाने आया हूँ। तुम ही तो कह रही थी कि शाम को घर पर बात होगी। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम घर आई ही नहीं। फिर मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। मैं मासूमियत से बोला, देखिए मिस्टर, मेरी सहेलियों ने मुझे डियर दिया था और आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सके। वह सब मैंने डेयर पूरा करने के लिए किया था। आप तो सचमुच गंभीर हो गए। मुझे नहीं पता ट्रूथ एंड डेयर का डेयर क्या होता है, लेकिन मैं तो गंभीर हूँ। तुमने कहा था कि पत्नी की चिंता नहीं, इसलिए मैं अपनी होने वाली पत्नी की चिंता करने यहाँ आ गया हूँ। अब तो मेरी पत्नी को मेरे साथ चलना होगा। वह बोला। रुचि हैरानी से उस सरफिरे आदमी को देखने लगी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे लगता है आपको एसीपी की जगह पागल खाने में होना चाहिए। अभी इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाइए। पुलिस वाले होंगे अपनी जगह, लेकिन मेरे 4 भाई हैं। 4 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं। वे आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। अच्छा तो ये बात है। जाओ नीचे अपने भाइयों को बुलाकर लेकर आओ। तुम्हारे भाई तो नीचे पार्टी में व्यस्त हैं। तुम्हारे राजेश भैया के कुछ दोस्त आए हुए हैं। जाओ, अगर बुला सकती हो तो बुलाकर लाओ। वह सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला। रुचि तुरंत कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर वह बाहर बगीचे में पहुंची। बगीचा पार करके वो बैठक की तरफ बढ़ी। यह भी उनके घर का हिस्सा था और यहाँ उसके भाइयों ने अपने लिए विशेष व्यवस्था कर रखी थी। जब उनके दोस्त आते थे तो वह यहीं बैठते थे। वह गुस्से में बैठक की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसके भाई राजेश चौहान की नजर उस पर पड़ी। मैं तुरंत बाहर आए। अरे रुचि, क्या हुआ? भैया, मेरे कमरे में कोई है। राजेश चौहान हैरान रह गए। क्या कह रही हो? कौन है तुम्हारे कमरे में? राजेश के पीछे उसके बाकी तीनों भाई विनोद चौहान, विजय चौहान और अजय चौहान भी बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ उनके एक दोस्त भी फोन पर बात खत्म करके वापस आ गए थे। राजेश, सब ठीक है? अगर कोई चोर वोर आया है तो बताओ। आज तो पुलिस चोरों के पहुंचने से पहले ही पहुंच गई है। ये कहकर वह आगे बढ़ा। रुचि ने उसे देखा तो हैरान रह गई। भैया, ये कौन है? अरे ये मेरे दोस्त हैं, एसीपी विवेक मिश्रा। रुचि ने आज तक केवल उसका नाम सुना था। ये उसकी पहली मुलाकात थी। राजेश, बातों में समय मत खराब करो। चलो चोरों को पकड़ते हैं। विवेक जानबूझकर रुचि को छेड़ते हुए बोला और उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल ली। सभी लोग रुचि के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रुचि, यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। विनोद चौहान ने कहा। पता नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप लोग भी यहाँ नीचे आकर बैठ गए थे। अब ये पार्टी वार्टी खत्म कीजिए और घर जाइए। मुझे सच में डर लग रहा है। वह राजेश चौहान का हाथ पकड़ते हुए बोली। हाँ, ये बात तो सही है, रात भी काफी हो चुकी है। फिर राजेश चौहान ने विवेक मिश्रा की तरफ देखकर कहा, और विवेक, तुम भी इस समय घर मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ। राजेश की बात सुनकर विवेक मुस्कुराया, जबकि रुचि को महसूस हुआ अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। सुबह नाश्ता हमारे साथ करना
और फिर हम सब साथ ही निकल जाएंगे। राजेश चौहान ने कहा, नहीं राजेश, अब तो बहुत देर हो गई है। तुम्हें पता है मुझे अपने घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अब चलता हूँ। तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बीता। बहुत समय बाद आज हम मिले हैं। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। अब गायब मत हो जाना। अकेले दिल्ली में तुम्हारी पोस्टिंग हो ही गई है तो मैं चाहता था कि तुम यहीं रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे पास अपना घर है, बल्कि अब तो तुम चारों मेरे घर आना। विवेक मिश्रा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कल शाम को कोई कार्यक्रम बना लेते हैं। इसके बाद वह सबसे विदा लेकर चला गया। रुचि चौहान के भाई भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे, लेकिन रुचि अभी तक परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। अगर वह उसके भाई का दोस्त था तो यह उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी। इतना बदतमीज इंसान था, अब तो वह उसका जीना मुश्किल करने वाला था। ये ठीक नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ये ठीक नहीं हुआ। वह बड़बड़ाते हुए अपने हाथ पर मुक्का मार बैठी। उसने जल्दी से फोन उठाया और अमृता का नंबर मिला दिया। अमृता ने फोन ही नहीं उठाया। शायद वह सो रही थी, लेकिन रुचि ने भी हार नहीं मानी। एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी कॉल पर अमृता की नींद भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। आधी रात को कौन परेशान कर रहा है? मैं हूँ रुचि। मेरी रातों की नींद उड़ गई है और तुम आराम से सो रही हो। अरे तुम्हें क्या हो गया है? आधी रात को फोन क्यों कर रही हो? सुबह हमें विश्वविद्यालय भी जाना है। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है कि इस समय फोन करना पड़ा? मेरी नींद खराब कर दी। अमृता नाराज हो गई थी। बातें बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल में हो गई है। वह आया था। कौन आया था? वही एसीपी। अभी मेरे कमरे में आ गया था। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, और मुझे तुम पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है, और उस पर भी। ऊपर से वह राजेश भैया का दोस्त निकला है। उसका नाम विवेक मिश्रा है। अगर उसने आज वाली बात भैया को बता दी तो मेरा क्या होगा? अरे नहीं बताएगा। अगर बताना होता तो अब तक बता चुका होता। वह सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था। हाँ बिल्कुल, वह तो मुझे परेशान ही कर रहा था और अब आगे भी करता रहेगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अरे वह परेशान करेगा तो क्या हुआ, हम भी उसे दोगुना परेशान कर देंगे। तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। अगर उसने तुम्हारे भैया का या किसी और को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम चिंता मत करना, मैं उसकी खबर ले लूंगी। तुम्हें पता नहीं, तुम अमृता शेरनी की दोस्त हो। हम किसी से नहीं डरते। वह कोई साधारण आदमी नहीं है, वो शेर है, और वह भी बहुत खतरनाक शेर। तुम्हारी जैसी चालाक लोमड़ी को तो वह एक पल में हरा देगा। रुचि अपने दोस्त की बुराई कर रही थी, वह भी उसके सामने नहीं, बल्कि उसके पीठ पीछे। तुम मुझे लोमड़ी कह रही हो और वह तुम्हें शेर लग रहा है। अगर इतना ही शेर है तो ऐसा करो, उसी से शादी कर लो। इतना कहकर अमृता ने फोन काट दिया। रुचि गुस्से में बड़बड़ाती हुई दोबारा कॉल मिलाने लगी, लेकिन इस बार उसने अपनी दूसरी सहेली स्नेहा तिवारी को लगाया। सनेहा ने भी फोन नहीं उठाया, इसलिए रुचि ने फोन वापस रख दिया। अब वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे भी नींद आने लगी थी, इसलिए वह सो गई। सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर पहुंची तो उसके आने से पहले ही उसके चारों भाई वहां बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी उसी का इंतजार कर रहे हो। सॉरी भैया, मुझे थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं, आओ बैठो और नाश्ता करो, राजेश चौहान ने प्यार से कहा। और फिर वो गंभीर होकर बोला, रुचि, मैंने सभी सुरक्षा गार्डों और चौकीदारों से पूछताछ की है। किसी को कुछ भी पता नहीं कि तुम अच्छी तरह सोचकर बताओ, तुमने जिस व्यक्ति को देखा था उसे कहाँ देखा था? बाहर बगीचे में या अपने कमरे के अंदर? अरे भैया, ये पागल है, इसे नींद में चलने की आदत है। इसने शायद अपना ही साया देख लिया होगा और शोर मचा दिया। हम सब जाग रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे घर में घुस सके। इसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। अजय चौहान जानबूझकर अपनी बहन को छेड़ते हुए बोला था। भैया देखिए, ये फिर से मुझे परेशान कर रहा है। रुचि चौहान ने अपने भाई से शिकायत की। यह अच्छी बात नहीं है अजय, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? राजेश चौहान ने कहा, और फिर वह रुचि की तरफ देखकर बोले, अच्छा ये बताओ, तुमने आखिर देखा क्या था? कुछ भी नहीं भैया, शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी, मैं बहुत डर गई थी। पापा भी अभी तक नहीं आए। कब आएंगे? उनसे मेरी ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। रुचि उदास होकर बोली, बेटा अगले हफ्ते तक वो आ जाएंगे। तब तक तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, और आगे से मैं कोशिश करूंगा हम लोग जल्दी घर आ जाया करेंगे। राजेश चौहान ने उसे समझाया, भैया आप लोग घर आ भी जाते तो बैठक में ही बैठे रहते हैं, पूरी रात दोस्तों के साथ बातें करते रहते हैं। आप लोगों को मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है।
रुचि मुंह बनाकर बोली और नाराज हो गई। अरे मेरा बच्चा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि तुम अपने भाइयों की जान हो। उस दिन विवेक इतने समय के बाद मिला था, इसलिए उसके साथ बैठकर समय का पता ही नहीं चला। लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा। चलो, अब मैं तुम्हें विश्वविद्यालय छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैं खुद अपनी गाड़ी से चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारी गाड़ी तो मैंने सर्विस के लिए भेज दी थी। वह आज दोपहर तक आ जाएगी। ड्राइवर उसे विश्वविद्यालय पहुंचा देगा। अभी चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद रुचि राजेश चौहान के साथ विश्वविद्यालय के लिए निकल गई। वह अभी थोड़ी ही दूरी पहुंचे थे कि रास्ते में विवेक मिश्रा खड़ा दिखाई दिया। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वह गाड़ी के पास आ गया। अरे राजेश, कहाँ जा रहे हो? मुझे एक लिफ्ट चाहिए। क्या तुम खाली हो? फिर उसने रुचि को देखा और मुस्कुराकर बोला, ओह माफ करना, तुम्हारे साथ परिवार भी है। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं किसी कैब से चला जाऊंगा। वह पीछे हटने लगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बताओ कहाँ जाना है? राजेश चौहान ने पूछा। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है। तो फिर आ जाओ, मैं रुचि को भी वहीं छोड़ने जा रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं राजेश, तुम जाओ, मैं कैब कर लूंगा। बैठ जाओ, अब चुपचाप बैठे रहो या उठाकर बिठाऊं? राजेश ने हंसते हुए उसे डांटा। विवेक तो यही चाहता था, जबकि रुचि का चेहरा देखने लायक था। वह पूरी तरह परेशान हो गई थी। सब ठीक है विवेक, तुम्हें विश्वविद्यालय क्यों जाना है? पुलिस वालों का विश्वविद्यालय में क्या काम? राजेश ने पूछा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे एक मामले के सिलसिले में जाना है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए सर्विस के लिए दे दी। मैं यहीं से कैब लेने वाला था। पीछे की सीट पर बैठते हुए उसने जवाब दिया। सब ठीक तो है ना? विश्वविद्यालय में कैसा मामला आ गया? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई के नाम पर क्या क्या करते हैं, तुम्हें पता नहीं। अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। माता पिता बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और बच्चे बस इधर उधर घूमते रहते हैं। विवेक ने कहा। रुचि को लगा जैसे ये बात खास तौर पर उसे सुनाने के लिए कही गई हो। वह दांत भींचकर दूसरी तरफ देखने लगी। ठीक है, रात को मिलते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे, राजेश बोला। वह समझ गया था कि रुचि के सामने कुछ बातें करना ठीक नहीं होगा। जैसे ही गाड़ी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने रुकी, रुचि तुरंत उतरकर अंदर चली गई। विवेक भी राजेश से विदा लेकर विश्वविद्यालय परिसर में आ गया। रुचि सीधे अपनी सहेलियों अमृता और स्नेहा तिवारी के पास पहुंची। उनकी कक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक अध्यापक नहीं आए थे। 15 मिनट हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, मुझे नहीं लगता आज भी हमारे शिक्षक आएंगे, एक छात्र खड़ा होकर बोला। कमलेश सर के सेवानिवृत्त होने के बाद अभी तक कोई अच्छा शिक्षक नियुक्त नहीं हुआ। मुझे लगता है आज भी हमारा पीरियड खाली रहेगा। चलो फिर बाहर चलते हैं, कैंटीन में चलते हैं। हमने तो नाश्ता भी नहीं किया। दूसरे छात्र ने कहा। चुपचाप बैठ जाओ, आज हमारे नए प्रोफेसर आने वाले हैं और उनका पहला दिन है। कमलेश सर ने सख्ती से कहा कि कोई भी छात्र कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। कक्षा प्रतिनिधि ने सबको बैठाते हुए कहा। रुचि, अमृता, स्नेहा अपनी सीटों पर बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थी। रुचि उन्हें पिछले रात की पूरी घटना सुना चुकी थी। विश्वविद्यालय आते समय रास्ते में जो कुछ हुआ था वह भी बता चुकी थी। अब वह उसी बारे में चर्चा कर रही थी कि तभी नया शिक्षक कक्षा में आया। उसे देखते ही रुचि की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने विवेक मिश्रा खड़ा था। दूसरी तरफ पूरी कक्षा अपने नए आकर्षक और प्रभावशाली शिक्षक को देखकर उत्साहित हो रही थी। नमस्ते क्लासेस, मैं आपका नया शिक्षक हूँ, विवेक मिश्रा। आज से मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। अगर इतना हैंडसम आदमी हमें पढ़ाएगा तो हम पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएंगे? कक्षा की सबसे चंचल लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज लगभग पूरी कक्षा ने सुन ली थी। विवेक ने सख्त नजरों से उस लड़की को देखा और फिर उसकी नजर रुचि पर गई, जो तुरंत इधर उधर देखने लगी। अरे ये तो एसीपी है ना, फिर हमें ये पढ़ाने क्यों आया है? अमृता ने धीरे से रुचि की कान में कहा। चुप रहो, मुझे क्या पता ये क्यों आया है, रुचि ने फुसफुसाकर जवाब दिया। ये तुम्हारी गाड़ी में आया था, क्या तुम इतना भी नहीं पूछ सकती थी? स्नेहा तिवारी ने कहा। मुझे क्या पता, मैंने उससे कोई बात नहीं की, रुचि ने झुंझलाकर कहा। तभी विवेक की तेज आवाज गूंजी। लड़कियों, समस्या क्या है? अगर बातें करनी है तो कक्षा से बाहर चले जाइए। उसने उन तीनों को डांट दिया और पूरी कक्षा एकदम शांत हो गई। क्लास में आते ही कमलेश सर ने कहा, जैसा कि आज हमारा पहला दिन है तो आप सब लोग अपना अपना परिचय दीजिए। सभी छात्र छात्राओं ने खड़े होकर अपना अपना परिचय दिया। जब रुचि चौहान की बारी आई तो उसका मन कर रहा था
कि वो किताबें उठाकर उसके सर पर दे मारे, मगर अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उसने अपना परिचय दिया और वापस बैठ गई। क्लास खत्म होते ही अमृता ने कहा, यार तुम्हारे भाई का दोस्त है लेकिन बड़ा ही अजीब इंसान है, जरा भी शर्म नहीं है। पूरे लेक्चर में तुम्हें ही देखता रहा। बकवास बंद करो, वो मुझे क्यों देखेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुम लोग किसी को मत बताना कि वो एसीपी है और यहाँ किसी मामले की जांच के लिए आया हुआ है। हमारी वजह से उसका काम खराब नहीं होना चाहिए। अरे वाह! ये सुनकर अमृता और स्नेहा तिवारी हंसने लगी। बकवास बंद करो, हमारी दुश्मनी अपनी जगह है, मगर हमें उसका राज मालूम है तो हमारी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम दोनों? वह दोनों को घूरते हुए बोली। अमृता और स्नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से तुम दोनों। हर बात का उल्टा मतलब निकालती रहती हो। पूरी यूनिवर्सिटी में नए आए प्रोफेसर के चर्चे हो रहे थे। हर लड़की विवेक मिश्रा की तारीफ करते नहीं थक रही थी, जबकि रुचि को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको उसमें क्या दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी दोनों सहेलियां भी उसकी प्रशंसक बन चुकी थीं। जिधर देखो हर किसी की जुबान पर विवेक मिश्रा का ही नाम था। छुट्टी के समय जब तीनों सहेलियां मुख्य द्वार की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें यूनिवर्सिटी का सबसे खतरनाक समूह दिखाई दिया। स्वाति वर्मा, नरेश मिश्रा, कमल और राशि पांडे। यहाँ खड़े रुचि को देखकर स्वाति जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। अरे रुचि, जरा सुनो। रुचि अपनी सीनियर स्वाति को देखकर हैरान रह गई कि वो उससे क्यों बात कर रही थी। असल में कमल को तुमसे एक काम था। वह मुस्कुराकर कमल की तरफ देखते हुए बोली। कमल थोड़ा घबरा गया। वो मेरी एक चचेरी बहन भी आपके क्लास में पढ़ती है, लेकिन किसी कारण से वह आ नहीं पा रही। क्या मुझे आपके नोट्स मिल सकते हैं? जी क्यों नहीं, रुचि ने सहजता से कहा। स्वाति ने उसके हाथ से नोट्स ले लिए। मैं जल्दी ही आपको वापस कर दूंगी। जी ठीक है। ये कहकर रुचि अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही शशि ने कमल को छेड़ा। वैसे तो बड़ा दबंग बनता है और भाभी के सामने कैसे चुप हो जाता है यार। क्या करूं, हिम्मत ही नहीं होती उससे बात करने की। कमल ने शर्माते हुए कहा। शर्म नहीं आती? नरेश और शशि उसका मजाक उड़ाने लगे। मुझे लगता है ये मुश्किल काम मुझे ही करना पड़ेगा। स्वती कमल की हालत देखकर बोली। हाँ प्लीज तुम ही कर लो, इससे तो कुछ नहीं होगा। शशि ने हाथ जोड़ लिए। कोई जरूरत नहीं है, अपना काम मैं खुद करूंगा, कमल ने तुरंत कहा। उसने थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ विवेक मिश्रा उनकी सारी बातें सुन चुका था। न जाने क्यों उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। रात को जब रुचि सोने के लिए लेटी तो उसका मोबाइल बज उठा। हाँ जान, कैसी हो? विवेक मिश्रा की आवाज सुनते ही वो हैरान रह गई। आपको शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मेरे भाई के दोस्त हैं और अब मेरे शिक्षक भी हैं, फिर भी आपको बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हारे भाई की दोस्ती अपनी जगह और शिक्षक तो मैं सिर्फ नाम का हूँ। उस मामले की जांच के कारण मुझे वहां पढ़ाने का नाटक करना पड़ेगा। और तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है। वो बेशर्मी से बोला। मैं सबको बता दूंगी कि ये शिक्षक नहीं बल्कि एसीपी है और यहाँ आकर नाटक कर रहा है। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, रुचि जिद भरे स्वर में बोली। ठीक है, कल पूरी यूनिवर्सिटी में एक एक छात्र को पकड़कर बता देना कि विवेक मिश्रा प्रोफेसर नहीं बल्कि एसीपी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुचि को गुस्सा आ गया। वह उसकी किसी बात से डर ही नहीं रहा था। चुप क्यों हो गई? यही सोच रही हो ना कि विवेक मिश्रा किसी से डरता क्यों नहीं है? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि विवेक मिश्रा इतना ढीठ क्यों है और फिर मेरे भाई ने ऐसे इंसान से दोस्ती कैसे कर ली। तुम्हारे भाई बहुत अच्छे इंसान है। इंसान अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती करता है। मुझे तो लगता है कि आपको समझने में मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। अगर मैं उन्हें बता दूं कि उनका दोस्त मुझे फोन करता है तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे पता है जानू, तुम ये नहीं कर सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? रुचि को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि तुम अपने भाई को किस मुंह से बताओगी कि तुमने सड़क पर खड़े होकर एक एसीपी के सामने उसकी पत्नी बनने का नाटक किया था। ये सुनते ही रुचि चुप हो गई। अब बताओ, मेरी जान छोड़ दो। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ी देर मुझसे बात कर लिया करो। ओ हेलो मिस्टर, आप होते कौन है मुझसे बात करने वाले? मैं फोन बंद कर रही हूँ और अब दोबारा फोन मत करना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वह तुरंत बोला। सॉरी। उसने तुरंत माफी मांग ली।
अब आए हो ना सही रास्ते पर। रुचि को उसका माफी मांगना अच्छा लगा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, शशि और कमल से थोड़ा दूर रहना। वे अच्छे लोग नहीं हैं। रुचि हैरान रह गई। कौन शशि और कौन कमल? वही जो आज यूनिवर्सिटी गेट पर तुमसे बात कर रहे थे। ओह, तो आपको उनसे परेशानी है? ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरे सहपाठी हैं। जब मेरे भाई मुझे नहीं रोकते तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? और हाँ, अब तो मैं उनसे बात भी करूंगी और दोस्ती भी करूंगी। देखती हूँ आप क्या कर लेंगे। उसने गुस्से में फोन काट दिया। आया बड़ा मुझ पर हुक्म चलाने वाला। ये होता कौन है मुझे बताने वाला कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? वह बड़बड़ाती हुई फोन रखकर सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वह घबराकर उठ बैठी। उसे लगा कहीं वो जिद्दी इंसान फिर से तो नहीं आ गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूँ बेटा। बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। भैया आप हैं तो अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन बात बहुत जरूरी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। सुबह तो तुम देर से उठती हो और फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। राजेश चौहान प्यार से बोले। जी भैया बताइए। तुम्हें पता है आज हम सब विवेक मिश्रा के घर पर इकट्ठा हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से लौटे हैं। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो नशे का सामान फैलाने, लड़कियों की तस्करी करने जैसे अपराधों में शामिल हैं। उन्हें पकड़ने के लिए उसकी टीम की 3-4 सदस्य वहां तैनात किए गए हैं। और तुम तो जानती हो कि वह एक एसीपी है और इस समय तुम्हारा शिक्षक भी बना हुआ है। इसलिए विवेक ने मुझे खास तौर पर कहा है, मैं तुम्हें समझा दूं कि यूनिवर्सिटी में किसी को भी ये बात मत बताना, यहाँ तक कि अपने शिक्षकों को भी नहीं। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राजेश चौहान बहुत प्यार से उसे समझा रहे थे। रुचि उसके पास बैठ गई। उसी समय क्लास में पढ़ाते हुए विवेक ने जैसे ही बाहर देखा, उसकी नजर रुचि पर पड़ गई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन ये सच था। जैसे तैसे उसने अपना पीरियड पूरा किया और सीधे मैदान की तरफ चला आया। यहाँ क्या हो रहा है? वह गुस्से में बोला। सर हमारा पीरियड्स खाली है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कमल ने जवाब दिया। तुम लोगों का पीरियड्स खाली है, लेकिन मिस रुचि का तो नहीं है। विवेक ने सख्ती से कहा। सर मेरा भी पीरियड्स खाली है। रुचि ने चुनौती भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। फिर वो कमल की तरफ मुड़ी और बोली, कमल क्यों ना हम कैंटीन चले? मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और इस समय बहुत भूख लगी है। ठीक है चलो। कमल तुरंत तैयार हो गया। रुचि ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो और उसकी ये जलन रुचि साफ महसूस कर सकती थी। उसके बाद तो ये लगभग रोज की बात बन गई। रुचि हर जगह कमल के साथ दिखाई देने लगी। एक दिन विवेक ने रुचि को फोन किया। पहली कॉल उसने काट दी, लेकिन जब लगातार फोन आते रहे तो उसने आखिर फोन उठा लिया। क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? उसने झुंझलाकर पूछा। मैंने तुम्हें कहा था कि कमल से दूर रहो, वह अच्छा लड़का नहीं है, विवेक ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा है या बुरा? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? रुचि ने तुरंत जवाब दिया। रुचि मैंने कहा ना कि कमल से दूर रहो। मैं कमल से दूर क्यों रहूं? वैसे भी कमल ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया है और मैं अपने भैया राजेश चौहान से बात करने वाली हूँ कि वह हमारी सगाई करवा दे। फिर तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। और जहां तक आपकी रोक टोक की बात है, मैं सिर्फ इसलिए सहन कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे भैया के दोस्त हैं, वरना मुझे अपने मामलों में किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। उधर विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया गया हो। कुछ देर के बाद उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपना फोन उठाया, किसी का नंबर मिला दिया। उसके बाद लगभग 1 सप्ताह बीत गया। पूरे सप्ताह विवेक ने रुचि के किसी भी मामले में दखल नहीं दिया। रुचि को लगने लगा कि शायद अब वो उससे डर गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा हुआ था। एक दिन जब रुचि घर पहुंची तो उसके पापा भी आ चुके थे। उसके चारों भाई राजेश चौहान, विनोद चौहान, विजय चौहान और अजय चौहान भी वहीं मौजूद थे। सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। रुचि अपने पापा को देखकर खुशी से दौड़ गई। शुक्र है पापा आप आ गए, मैं तो बहुत बोर हो गई थी। ये भैया लोग तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं और रात को भी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, मुझे बिल्कुल समय नहीं देते। अब आप आ गए हैं ना, तो मैंने आपको कहीं नहीं जाने देना। वैसे भी आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं, अब आपका सारा समय मेरा है। वह अपने पापा के गले में बाहें डालकर प्यार से बोली। तभी विनोद चौहान मुस्कुराते हुए बोला,
तुम्हारे अकेलेपन का इंतजाम हमने कर लिया है। कौन सा इंतजाम? रुचि ने हैरानी से पूछा। फिर अपने पापा की तरफ देखा। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे ये तो मजाक कर रहा है। पापा मुस्कुरा दिए। कहीं आप लोग मेरी शादी की बात तो नहीं कर रहे? रुचि ने शक भरी निगाहों से पूछा। बेटा, पहले तुम्हारी शादी होगी। हम नहीं चाहते कि हमारी होने वाली पत्नियों को तुम बिना वजह परेशान करो, अजय चौहान ने हंसते हुए कहा। रुचि ने मुंह खोलकर अपने पापा की तरफ देखा। पापा देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं? राजेश भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। मेरी चंदा तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरी चंदा की तो अपनी भाभीियों से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। पापा प्यार से बोले। हाँ, दोस्ती तो होगी। जब भाभियां आएंगी, विजय चौहान हंसते हुए बोला। आप लोग पहले शादी कर लीजिए, फिर मैं सोचूंगी। रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा। बेटा, हम भी शादी कर लेंगे, लेकिन इस समय बात तुम्हारी शादी की हो रही है। अजय चौहान ने फिर उसकी टांग खींची। बकवास बंद करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अभी पढ़ रही हूँ, रुचि ने तुरंत कहा। लेकिन रिश्ता तो पक्का किया जा सकता है ना? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? कहीं आपने मेरा रिश्ता तो पक्का नहीं कर दिया? रुचि लगभग रोने वाली हो गई। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे परिवार से प्रस्ताव आया है और हम सब बहुत खुश हैं। जैसा लड़का हम तुम्हारे लिए चाहते थे, वह बिल्कुल वैसा ही है। पापा ने संतोष भरी आवाज में कहा। रुचि ने हैरानी से अपने पापा को देखा और तुरंत बोली। लेकिन मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। अरे मेरी चंदा, मैं अभी तुम्हारी शादी थोड़े ही कर रहा हूँ। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते और वे लड़का मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। बाकी फैसला तुम्हारी इच्छा पर है। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। पापा प्यार से बोले। अरे पापा, शादी करके ही मानिए इसे, आखिर एक ना एक दिन इसकी शादी होनी ही है। अजय चौहान हंसते हुए बोला। अजय, चुप करोगे या दो थप्पड़ लगाऊं? राजेश चौहान ने अपने छोटे भाई को डांट दिया। जाओ बेटा, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। सीमा यादव ने खाना लगा दिया है, फिर सब साथ में खाना खाएंगे, पापा ने प्यार से कहा। रुचि थोड़ी परेशान थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद जब सब लोग बैठक में बैठकर चाय पी रहे थे, तो पापा ने फिर से बात शुरू की। रुचि बेटा, तुमने हमें अभी तक जवाब नहीं दिया। अगर तुम मना कर दोगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सच कहूं तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। तुम उस लड़के से मिलो, उससे बात कर लो। अगर तुम्हें वो पसंद ना आए तो हम तुरंत मना कर देंगे। पापा, आपको जो भी ठीक लगे कर लीजिए, लेकिन एक बात तय है, मैं शादी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही करूंगी। रुचि ने साफ शब्दों में कहा। पक्का? पापा ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखा। पक्का। उस रात राजेश चौहान, विनोद चौहान भी उसकी राय जानने के लिए उसके कमरे में आए, लेकिन उसने सब कुछ अपने परिवार पर छोड़ दिया। संजय चौहान की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब रुचि सिर्फ 7 साल की थी। रुचि के 4 भाई थे। सबसे बड़े राजेश चौहान, फिर विनोद चौहान और उसके बाद जुड़वा भाई विजय चौहान और अजय चौहान। सबसे छोटी रुचि थी, पूरे परिवार की सबसे प्यारी भी थी। उसके चारों भाई उस पर जान छिड़कते थे। रुचि की दुनिया भी अपने भाइयों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। कुछ दिनों के बाद जब रुचि यूनिवर्सिटी से वापस घर पहुंची, तो घर में मेहमान आ चुके थे। रुचि, इधर आओ, इनसे मिलो। ये शारदा गुप्ता हैं और ये उनकी बेटी श्रेया मिश्रा हैं। पापा ने परिचय करवाया। रुचि उनसे मिलकर बहुत खुश हुई, क्योंकि दोनों ही उसे बहुत समझदार और अच्छे स्वभाव की लगी। जाते समय शारदा गुप्ता ने उसके हाथ में सगाई की अंगूठी पहना दी। परिवार वालों ने शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख भी तय कर दी। अगले सप्ताह उसकी शादी थी और इतनी जल्दी तैयारियां होने के कारण उसके हाथ पांव फूल गए थे। 5 दिन बीत गए, लेकिन वह अभी तक अपनी शादी की साड़ी और बाकी कपड़े ठीक से नहीं चुन पाई थी। बड़ी मुश्किल से उसने लाल और सुनहरे रंग की सुंदर बनारसी साड़ी पसंद की। घर में हल्दी, मेहंदी, संगीत, पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। पूजा के लिए कलश, नारियल, रोली, चावल, फूलों की माला, दीपक, अन्य पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे सारी तैयारियां पूरी हो गई। शादी से एक दिन पहले उसके भाइयों और दोस्तों ने खूब मस्ती की। राजेश चौहान ने उसके लिए संगीत समारोह का आयोजन किया था। उसमें सबने नाच गाना किया और रुचि ने भी खूब आनंद लिया। अगले दिन उसकी शादी थी। बारात आ चुकी थी। रुचि को सुंदर लाल साड़ी और गहनों से सजाकर मंच पर बिठाया गया था। उसके चारों भाई उसके पास बैठे हुए थे। विवाह मंडप में पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि प्रज्वलित थी और विवाह की सभी रस्में पूरी की जा रही थी। तभी पंडित जी ने वर का नाम लिया और रुचि के कान खड़े हो गए। उसने आश्चर्य से सिर उठाकर सामने देखा।
इतने लोगों के बीच बैठा हुआ दूल्हा कोई और नहीं बल्कि विवेक मिश्रा था। विवेक ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। रुचि ने तुरंत सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आया कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ था। परिवार के सभी लोग पहले से ये बात जानते थे। विवाह की रस्में पूरी हुई, 7 फेरे लिए गए, मंगलसूत्र पहनाया गया और मांग में सिंदूर भरा गया। अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और शादी पूरी हो चुकी थी। शादी के बाद भोजन शुरू हो गया। सभी मेहमान खाने में व्यस्त थे। उसकी सहेलियां भी खाने पर टूट पड़ी थी। रुचि मन ही मन उन्हें हजारों बातें सुना चुकी थी। श्रेया मिश्रा ने खाने की प्लेट बनाकर विवेक को दी। विवेक, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारी दुल्हन के लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम लोग हमारे लिए खाना लेकर आओ, मैं तब तक अपनी दुल्हन से थोड़ी बात कर लूं। विवेक बोला, ये पूरा विवेक का ही बनाया हुआ प्लान था। उसी ने सबको कहा था कि रुचि को इस बारे में कुछ भी ना बताया जाए। श्रेया हंसते हुए बोली, और मेरे पेट में कोई बात टिकती भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने अब तक ये राज छिपा कर रखा। अच्छा अच्छा, अब मेरे सारे राज सबको मत बता देना। चलो अब जाओ यहाँ से। विवेक ने अपनी बहन को वहां से भेज दिया। जैसे ही श्रेया गई, रुचि ने गुस्से से कहा, तुमने जो करना था कर लिया। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, वो पूरी जिंदगी याद रखोगे। विवेक मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम एक एसीपी की पत्नी हो, ये गुस्सा तो तुम्हें होना ही था। घर पहुंचकर रुचि ने अपने भाइयों से भी खूब नाराजगी जताई। आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि मेरी शादी उसी खड़ूस इंसान से करवा रहे हैं। मैंने आप सब पर भरोसा किया और आप लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वे लगभग रोने लगी थी। अरे बच्ची, क्या हो गया? विवेक बहुत अच्छा लड़का है, राजेश चौहान ने समझाया। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रुचि ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? उसमें क्या कमी है? विनोद चौहान ने पूछा। बस ऐसे ही भैया, वो मेरे शिक्षक हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी में लोगों को क्या बताऊंगी? रुचि परेशान होकर बोली। और उसके इस सवाल पर कमरे में सभी बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी शर्म आ रही है मुझे। और रुचि नाराज होकर बोली। राजेश चौहान मुस्कुराए। वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए वहां ड्यूटी कर रहा है। जिस गिरोह को पकड़ने के लिए वो यूनिवर्सिटी में आया है, वो उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। जल्द ही उसका काम पूरा हो जाएगा और वह वहां से चला जाएगा। वह शिक्षक वाली भूमिका भी सिर्फ एक दिखावा है। और तुमने ही तो कहा था तुम्हें हम पर भरोसा है, बस वही भरोसा बनाए रखो। विवेक बहुत अच्छा इंसान है, वह हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। सच कहूं तो मुझे विवेक से बेहतर लड़का तुम्हारे लिए कभी नहीं मिलेगा। जब उसकी माँ ने फोन करके तुम्हारा रिश्ता मांगा था तो मैं मना नहीं कर पाया। दिल से मेरी भी यही इच्छा थी कि तुम्हारी शादी विवेक से हो जाए, और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ठीक है भैया, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। रुचि ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा। राजेश चौहान उसके कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही उसका फोन बज उठा। उसे पता था कि फोन किसका होगा। उसने कॉल काट दी। कुछ ही क्षण के बाद संदेश आया, फोन उठा लो वरना मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये पढ़कर रुचि का दिमाग घूम गया। होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? अब घर आकर ही बात कर लेना। उसने बड़बड़ाते हुए फोन बंद कर दिया। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो कमल ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे रुचि, तुम 2 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मैं बहुत परेशान था। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था, नहीं तो फोन ही कर लेता। घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम था इसलिए नहीं आ सकी। रुचि ने जवाब दिया। अच्छा, सब ठीक रहा ना? वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कमल बोला। क्यों? रुचि ने पूछा। तुम्हें नोट्स देने थे ना? तभी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से विवेक की गाड़ी अंदर आई। उसने दूर से रुचि और कमल को बात करते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह उनके पास आया और बोला, मिस रुचि, आपकी क्लास है और आप यहाँ खड़ी हैं? सर, मेरी क्लास शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी है, रुचि ने जवाब दिया। फिर वह कमल की तरफ मुड़ी और बोली, कमल, चलो कैंटीन चलते हैं। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया और बहुत भूख लगी है। ठीक है, चलो, कमल मुस्कुराकर बोला। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। सुबह का समय था इसलिए कैंटीन लगभग खाली थी। वे दोनों बैठकर बात ही कर रहे थे कि कुछ देर के बाद विवेक भी वहां पहुंच गया। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। विवेक ने कमल को अलग ले जाकर उससे सख्त लहजे में बात की और उसे चेतावनी दी वह रुचि से दूरी बनाए रखे। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। रुचि घबरा गई और स्थिति बिगड़ती देखकर तुरंत वहां से निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सीधे यूनिवर्सिटी की क्लास में जाने के बजाय घर लौट आई। उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। उसी शाम शारदा गुप्ता ने फोन करके संजय चौहान से अनुमति ली।
आज विवेक रुचि को रात्रि भोजन पर ले जाना चाहता था। संजय चौहान ने अनुमति दे दी, लेकिन रुचि ने साफ मना कर दिया। बेटा, अच्छा नहीं लगता, मैंने उन्हें हाँ कह दी है, तुम चली जाना, पापा ने समझाते हुए कहा। उन्होंने फोन पर रुचि को ये बात बताई और मना करने पर थोड़ा डांटा भी। ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी, रुचि ने अनमने मन से कहा। शाम को जब विवेक उसे लेने आया तो उसे विश्वास नहीं था कि रुचि सच में आएगी। उसे पूरा यकीन था कि वो मना कर देगी। धन्यवाद, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, विवेक ने कहा। मैं अपने पापा की बात नहीं टालती, रुचि ने शांत स्वर में जवाब दिया। ये बहुत अच्छी बात है, माता पिता की बात माननी चाहिए। मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी हर बात मानता हूँ, विवेक बोला। रुचि ने उसे नाराज नजरों से देखा। विवेक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुचि ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस दिन जो हुआ उसके लिए भी मुझे अफसोस है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, कमल के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, विवेक गंभीर स्वर में बोला। रुचि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह अच्छा है या बुरा, उसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आपको उससे क्या मतलब? आपको तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाना था और आपने दिखा भी दिया, रुचि गुस्से में बोली। विवेक ने शांत स्वर में कहा, और तुम भी तो मुझे नीचा दिखाने के लिए कमल के साथ नाश्ता करने गई थी। ये बात मुझे भी पता है, कमल तुम्हारा दोस्त नहीं है और मुझे तुम्हारी दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, तुम उस समूह से दूर रहोगी और मैं उस समूह से अब दूर नहीं रहूंगी। ये मेरा भी आपसे वादा है। मैं देखती हूँ आप क्या कर लेते हैं, रुचि ने चुनौती भरे स्वर में कहा। उस दिन विवेक को ऐसा लगा जैसे वह रुचि के साथ नहीं, बल्कि किसी जिद्दी बच्चे के साथ बैठा हो। रुचि ने उसके साथ आराम से बैठकर खाना खाया। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उसने साफ कह दिया वह सीधे घर जाना चाहती है। उसे घर छोड़कर विवेक भी अपने घर चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी में कक्षाएं चल रही थीं, लेकिन न जाने क्यों रुचि को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे पूरे वातावरण में एक अनजाना तनाव फैला हुआ हो। तीसरा पीरियड चल रहा था कि अचानक पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा तफरी मच गई। यूनिवर्सिटी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई थी और एक खतरनाक गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया था। आज पहली बार पूरी यूनिवर्सिटी ने विवेक मिश्रा को पुलिस की वर्दी में देखा था। ये कोई छोटा गिरोह नहीं था। सैकड़ों छात्र किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए थे। नरेश मिश्रा और शशि पांडे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनके कुछ समर्थक गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस छात्रों और अपने साथियों की सुरक्षा करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी विवेक ने रुचि की चीख सुनी। एक पत्थर आकर उसके सिर पर लगा था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। विवेक तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने पुलिस टीम को निर्देश दिए और रुचि को संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसके सर से खून बह रहा था। उसने तुरंत उसे उठाया और तेजी से अपनी गाड़ी तक लेकर गया। कुछ ही मिनटों में वह उसे अस्पताल पहुंचा चुका था। पुलिस की कार्रवाई जारी रही। कई लोग भागने में सफल हो गए, लेकिन गिरोह के मुख्य सदस्य पकड़ लिए गए थे। जब रुचि को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। उसके हाथ में अभी भी ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। राजेश चौहान और विनोद चौहान दोनों वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने उसे होश में आते हुए देखा, दोनों तुरंत उसके पास आ गए। रुचि बेटा, कैसी हो, अब ठीक हो ना? राजेश चौहान ने चिंतित होकर पूछा। रुचि उठकर बैठने लगी तो विनोद चौहान ने उसे रोक दिया। आराम से लेटी रहो, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। रुचि के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। भैया, मैं यहाँ कैसे आई? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें विवेक यहाँ लेकर आया था। यूनिवर्सिटी में अचानक इतनी बड़ी घटना हो गई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हालात कुछ समय के लिए पुलिस के नियंत्रण से भी बाहर हो गए थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब सब ठीक है, राजेश चौहान ने उसे समझाया। तभी विवेक डॉक्टर के साथ कमरे में आया। डॉक्टर ने रुचि का पूरा परीक्षण किया और संतुष्ट होकर उसे छुट्टी देने की अनुमति दी। जांच पूरी होने के बाद विवेक ने राजेश चौहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है राजेश, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी कुछ जरूरी काम भी देखने हैं। उसने बिना रुचि के तरफ देखे ये बात कही। रुचि मन ही मन यही उम्मीद कर रही थी, वह कम से कम उसकी तबीयत के बारे में पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे हल्की सी निराशा हुई। ठीक है विवेक, तुम जाओ, और एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने रुचि की जान बचा ली। मैं तो तब से बहुत परेशान था, राजेश चौहान भावुक होकर बोले। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी और कमरे से बाहर निकल गया।
जबकि रुचि उसकी जाती हुई पीठ को चुपचाप देखती रह गई। वो मेरा कर्तव्य था, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये कहकर वह सबको नमस्ते करके वहां से चला गया। रुचि चौहान को उसके भाई घर ले आए थे। उसकी दोनों सहेलियां उससे मिलकर वापस जा चुकी थी। यार, विवेक भैया ने जिस तरह तुम्हें वहां से निकाला, उसके लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए। इतने छात्र पत्थर फेंक रहे थे, कोई भी पुलिस अधिकारी उस तरफ आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और सच में वह तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। सनेहा तिवारी और अमृता की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। 3 दिन तक वह बिस्तर पर आराम करती रही। वह कॉलेज भी नहीं गई थी और विवेक ने उसे कोई फोन भी नहीं किया था। वह बार-बार अपना मोबाइल देख रही थी। उसे उम्मीद थी शायद वह उसे फ़ोन करेगा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया था। उसके मन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार सोचा कि वह स्वयं विवेक को फ़ोन कर ले, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोक देता था। रात को वह ऐसे ही बेचैन होकर कमरे में टहल रही थी। अचानक उसकी खिड़की से कोई अंदर कूद आया। उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? वह विवेक को देखकर गुस्से में उसके पास आ गई। विवेक ने तुरंत उसे अपने बाहों में भर लिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? माफी नहीं मिलेगी? वह उसे चेतावनी देते हुए बोली। जो आदेश मेरी जान। वह मुस्कुराया। जैसे ही वह उसके गाल के पास झुका, रुचि खिलखिलाकर हंसते हुए उससे दूर हट गई। ये कहानी केवल एक चंचल लड़की और एक जिद्दी पुलिस अधीक्षक की प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसने विश्वास, सुरक्षा, अपनापन, जिम्मेदारी, रिश्तों की गहराई को भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। रुचि का बेबाक, शरारती और भावुक स्वभाव कई जगह दिल जीत लेता था, कई जगह उसकी जिद और लापरवाही परेशानियां भी पैदा कर देती थी। वहीं विवेक का व्यक्तित्व बाहर से सख्त और अनुशासन प्रिय दिखाई देता है, लेकिन उसकी हर शक्ति के पीछे चिंता, सुरक्षा और सच्चा प्रेम छिपा हुआ है। कहानी में भाइयों का प्रेम, एक पिता का अपनी बेटी पर विश्वास और दोस्तों की शरारतें भी खूब रंग भरती है। हालांकि कुछ स्थानों पर विवेक का अत्यधिक गुस्सा और अपना अधिकार जताने की आदत सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि प्रेम में सुरक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही सम्मान और नरमी भी आवश्यक है। इसी प्रकार रुचि का जानबूझकर विवेक को जलाने के लिए गलत लोगों के करीब जाना, ये साबित करता है कि जिद कई बार इंसान को खतरे के बहुत करीब पहुंचा देती है। ये कहानी पाठकों को यही संदेश देती है, प्रेम केवल शब्दों या जुनून का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, अपनापन और एक दूसरे को समझने का नाम है। और कई बार जो लोग सबसे अधिक सख्त दिखाई देते हैं, वही चुपचाप हमारी सबसे अधिक चिंता कर रहे होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते जाएं।